could not muster the numbers which were needed to push through the 3 critical bills to ensure women's reservation in the 2029 Lok Sabha elections. A total of 528 MPs had cast their votes, and what happened basically after that was, of which the NDA would have required at least 352 votes in favor of the motion to have the bill passed. However, the NDA only had a strength of 293 in Lok Sabha. There's a big slugfest going on, I believe, right now. Kiran Rijiju speaking. Let's cut across live. और फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को हम सब ने धन्यवाद दिया प्रस्ताव पारित करके दोनों सदनों में, और फिर यूनियन बजट बहुत अच्छी तरह से पारित हुआ, फिर फाइनेंस बिल पारित किया गया है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आप लोग सब इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है। फिर दूसरे पार्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हो रहे हैं उसको लेकर के स्टेटमेंट दिया दोनों सदनों में, और फिर बजट सेशन को एक्सटेंड किया गया 3 दिनों के लिए, 16, 17, 18 अप्रैल, और ये 3 दिन स्पेशल सिटिंग जो एक्सटेंशन किया गया है वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, जो हमारे पास संख्या तो है बहुमत, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए ये बिल पारित नहीं हो पाया। बाकी जितना भी सरकारी बिल्स थे सब पारित हुआ, और एक अच्छा उपलब्धि ये हुआ कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करने का भारत सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प वो लगभग पूरा हुआ है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने चर्चा के दौरान इसको अच्छी तरह से समझाया, तो ये सब बहुत बड़ा उपलब्धि है देश के लिए। 3 मेजर हमारा देश का चैलेंजेस है, सेपरेटिज्म एक्सट्रीमिज्म जम्मू कश्मीर में, मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट में, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सेंट्रल इंडिया में। तो इसमें से कश्मीर का भी बहुत हद तक सामान्य माहौल है अभी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल खत्म के कगार पर है। नॉर्थ ईस्ट में भी मणिपुर में थोड़ा सा इंटरनल जो एथनिक प्रॉब्लम्स थोड़ा बीच में अभी जो चल रहा है वो उसको छोड़ के बाकी लगभग नॉर्थ ईस्ट में भी शांति कायम किया गया है। तो ये सब देश के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो ये इस बजट सेशन में सामने में आया है। मैं अपने जो साथी मिनिस्ट्री में जितने हैं सबको भी धन्यवाद देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमको लगातार गाइडेंस देते रहे और बजट सेशन को चलाने में, सरकारी बिजनेस जो भी लेके आने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है। तो इसके वजह से हम अच्छा से बिजनेस लेकर के सदन में आए हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा में सभापति हैं और लोकसभा स्पीकर, दोनों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी तरह से संचालन करके दोनों सदनों को चलाया, और बाकी जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं पार्टी के, सबको भी धन्यवाद देता हूं, और आप मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और इश्यूज को आप लोगों ने कवर किया है। एक विषय कल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल जो पारित नहीं हुआ, उसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं, राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को
अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजोरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का बागडोर करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, इसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। तो हमारे लिए क्या, हम तो सरकार में है ही, हम तो चुन के आए हैं, लोगों ने वोट दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमको तीसरी बार जनादेश देकर के सत्ता में बिठाया है, तो सरकार तो है। दुखी इसलिए कि महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिला। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है, ये तो पाप काम किया है। महिलाओं को अधिकार नहीं देकर के जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है। बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत, सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत होकर के हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरा प्रयास किया हम लोगों ने, महिलाओं को अधिकार मिले, पूरा ताकत लगाया। अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते। तो हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमने वोट डाला, उसका समर्थन मांगा। बार बार मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से, कांग्रेस के नेताओं से बार बार बात किया। वो सिर्फ चिट्ठी लिखता है, मीटिंग में आते नहीं है। बाकी पार्टी लोग सब आए मीटिंग में, गृह मंत्री जी, मैं, हमारा कानून मंत्री अर्जुन जी, कितने बार हम लोगों ने मीटिंग किया, सबसे मीटिंग किया, और कांग्रेस पार्टी सामने में आते नहीं है। और फिर बोलता है कि चर्चा नहीं होते, सामने में नहीं आता है, चिट्ठी लिखता 3 बार, फिर बोलता है कि चर्चा नहीं करते। तो इस तरह का जो महिला विरोधी जो सोच है कांग्रेस पार्टी, वो तो देश का सामने में उजागर हो गया है। अफसोस की बात है, उसको तो महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा कांग्रेस को, लेकिन हम लोग तो अपना प्रयास है निरंतर
भविष्य में हम लोग करते रहेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनका कहना है कि बिल गिर गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी का कहना है कि जो सरकार है अभी के दिल्ली से तमिलनाडु को चलाना चाहते हैं। नहीं, ये जो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला काम अगर गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है, तो फिर राहुल गांधी को कोई समझाना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार देने वाला अनडेमोक्रेटिक कैसे हो गया। इसका तो जवाब हम दे ही नहीं सकते, उसका सोच क्या है। महिलाओं का अधिकार आप जो डिलिमिटेशन आप कर रहे हैं वो तो देखिए, मैं अभी बहुत डिटेल में बोलने का आवश्यकता नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि 2026 तक डिलिमिटेशन नंबर्स ऑफ सीट्स को फ्रीज किया गया है, तो उसको उठाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया है, अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा। और संख्या बढ़ा करके जब 54 करोड़ था तब 543 एमपी है, टोटल सीलिंग था 550, तो अब पॉपुलेशन 3 गुना लगभग बढ़ गया है, तो संख्या महिलाओं को आरक्षण देने के साथ साथ जो भी एमपी बनेगा उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 40 लाख वोटर है और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 60,000 है और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 लाख है, किसी में 35 लाख है, तो थोड़ा सा जो पिछली 40-50 साल में जो डिसबैलेंस हुआ है उसको तो थोड़ा सा रीजिक करके उसको करेक्शन करना, तो वो तो हमारा जिम्मेदारी है। वो तो कल होम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा समझाया। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस बेवकूफ है, कांग्रेस चालाक है। वो इस तरह का नहीं समझने का जो नाटक करता है, वो तो महिला आरक्षण को गिराने के लिए वो इसको ये करते हैं। ऐसा नहीं, वो नहीं समझते हैं क्यों डिलिमिटेशन को जोड़ना पड़ रहा है, और डिलिमिटेशन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारा भारत को बराबर सबको शेयर मिले, ये तो एक बहुत अच्छा प्रक्रिया था, सब मालूम है। वो कांग्रेस के बाकी एमपीस लोग भी आके मुझे मिले हैं, कहा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही नहीं मानते हैं, तो उसको कोई समझा नहीं सकते कांग्रेस के लोग, हम क्या करेंगे। एक्ट में कोमा फ्लोट का भी फर्क नहीं है। और दूसरा डिलिमिटेशन जो एक्ट है, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बनना है, डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से क्या क्या करना है, वो नियम पुराना जो कांग्रेस समय का जो नियम है सेम है, एक फुल स्टॉप कोमा तक नहीं है, सेम डिलिमिटेशन जो जितने बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, सेम अमेंडमेंट को कॉपी पेस्ट ही है। वो कांग्रेस जमाने का डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, वही कानून है। कांग्रेस के दबाव में सर अभी इस बिल को गिराने में सहयोग नहीं, ये महिला विरोधी है। कांग्रेस पार्टी वो नहीं चाहते कि 1/3 रिजर्वेशन के माध्यम से, और कई महिला तो जनरल से भी चुन के आएंगे, वो नहीं चाहते कि इतना महिला संख्या लोकसभा और विधानसभा में होना चाहिए, ये कांग्रेस नहीं चाहते हैं, ये साफ है। कल महिला आरक्षण का बिल गिराने के बाद आज नाटक मत करो, बोलो ये नहीं चलेगा। अगर बात नहीं तो उनका कोई आरोप है कि वो चाह रहे थे कि 29 अप्रैल को आप बैठक विशेष बुलाए, आपने पहले क्यों बुलाई? इसी नाराजगी मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमको जल्दी करना था, तो हर पार्टी को हमने बात किया और हमने शेयर किया। आप ये हमारा कानून मंत्री साहब बैठे, उसका पूछे, कागज जितना कैलकुलेशन कितना सीट बनने जा रहा है, किस स्टेट का कितना है, पूरा हमने शेयर किया एक एक पार्टी से, और सबने सराहना किया। When we had the meeting with all the political parties, we shared the projected proposal formula. Everybody appreciated, nobody opposed. But Congress never came forward to attend those meetings, and they only wrote letters. Kharge ji wrote 3 letters.
We invited them for physical meeting and they are writing letters. वो तो कल बताया ना। ओहो, जब आप भाषण देते हैं लोकसभा में, जो आपका भाषण है वही तो एश्योरेंस होता है ना। वो आपका स्पीच राइटिंग में देना चाह रहे थे। आप जैसे अगर कुछ चीज राइटिंग में नहीं है लेकिन वो बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं? एश्योरेंस। इसलिए एश्योरेंस कमिटी भी होता है। तो जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट होता है, वो तो गवर्नमेंट का पोजीशन है। और ऊपर से ये भी कह दिया कि आप लिखित में चाहिए तो अलग से लिखित के लिए भी हम अमेंडमेंट करके भी पेश करेंगे। तो होम मिनिस्टर ने इतना बड़ा ऑफर दे दिया तो फिर वो डर के भाग गया। वो तो फंसने वाले थे उनके मानसिकता। One of the allegations that Priyanka Gandhi has made is that there was not too much of details of the bill that was shared with opposition parties, and also she said if you bring back the 2023 bill on Monday, everyone will vote. Let us not go into the trap what Congress is trying to lay after defeating the women reservation bill. Now please ask Congress party not to create further drama. They will be further exposed as anti-women. No need to create drama. Once the bill is defeated, they are exposed. सर, सबसे बड़ा सवाल अब ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या अब आगे क्या होगा? क्या सरकार दोबारा से इस तरीके से? नहीं, देखिए हमने जब 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था तो सेंसस से जुड़ा हुआ था ना। 26 डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ था। उसके लिए डिलिमिटेशन करेंगे 2026 का बाद का सेंसस के साथ करेंगे। तो उसको तो अभी तो संशोधन करना पड़ेगा ना। अभी तो जाति जो है जनगणना जो है जातिगत हो गया ना। अभी तो कास्ट सेंसस हो रहा है तो उसमें तो टाइम लगेगा, सबको मालूम है। वो तो बताएंगे। हाँ, तो उसमें कहा ना, आपने पढ़ा है ना 2023 में जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित किया तो उस समय उसमें हिस्सा है ना कि ये डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है और 26 के बाद जो सेंसस आएगा उसका फिगर उससे मिला करके डिलिमिटेशन करेंगे। यही तो था ना। इसलिए तो हम लोग अमेंडमेंट लेके आए थे ना, तो वो समर्थन करना चाहिए था उनको। नहीं, कैबिनेट के अंदर में क्या बात हुई वो तो मैं अभी आगे बताने का नियम नहीं है, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी दल अब बच नहीं पाएंगे। महिलाओं का आक्रोश, देश के महिलाओं का गुस्सा उसके ऊपर में इतना फूटेगा कि ये चिपक गया है कांग्रेस को। एंटी वुमेन, महिला विरोधी, ये दाग लग गया है। ये साफ होने वाला नहीं है अभी कांग्रेस को। Who would even imagine that any party would oppose women reservation? आप सोचिए, इसमें तो आशंका होने का सवाल नहीं ना। कौन सोचेगा? Nobody could even imagine that any party, and especially national party like Congress party, would ever oppose women reservation, even if they oppose internally. I thought, and everybody thought, that they will not go to this extent of getting themselves exposed as anti-women. हाँ जी जी, देश भर में महिला तो देश भर में है ना, सिर्फ एक राज्य में तो है नहीं। महिला तो 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। मोदी 2029 से पहले फिर अभी उसके बोलेंगे बाद में। हाँ? अब हम how should we approach the different political parties as a consultation process? It is to be decided by the government. How can they dictate that in a particular and certain manner we should follow the path of consultation? The consultation process is to be decided by the government.
and we preferred to sit with different political parties individually so that we can in detail discuss about the nitty-gritty and their concern. We understood that calling all party would be very large in numbers, so it's better to negotiate one by one and discuss, and it was very fruitful. In all the meetings we had with different political parties, including many parties from the opposition, those meetings were very positive and fruitful. समाजवादी से तो 4 लोग आए, 4 senior leaders led by Professor Ram Gopal Yadav ji. We had a very nice meeting. Similarly, we had very fruitful meeting with all political parties. It is Congress party who spoiled the thing, and they kept dialing and calling all opposition parties not to attend the meeting called by the government. If government wants consultation, if Congress doesn't want consultation, then it is very unfortunate that Congress doesn't believe in democratic principles and consultations and consensus. Did you ever think that with a woman chief minister in Bengal, TMC would vote? No, I will not go into the individual thing. Let us concentrate on the issues. The constitutional amendment that got defeated yesterday and the rest of the bills were withdrawn by you yesterday. No, Not withdrawn. Withdrawn. It is अभी वही kept in evidence. They are with it is a property of Lok Sabha. Will the government plan to bring it separately? That I will not say now because it is already the property of the House. Government had requested the Speaker not to move further because the principal constitutional amendment bill was defeated. So that is why the remaining 2 bills are kept alive in the Lok Sabha. That's a property of the Lok Sabha. So how much time, sir? वो तो बाद में बताएंगे. हाँ हाँ वो तो फ्यूचर का बात अभी हम अनाउंस नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ, लेकिन पहले तो जिसने गलती किया उसको सजा तो देना चाहिए ना. आप भविष्य की बात कर रहे हैं. इतना बड़ा पाप काम किया कांग्रेस पार्टी ने, जिन्होंने भी महिला आरक्षण के बिल को गिराया, पहले तो उसको सजा देना चाहिए. कानून में भी होता नहीं क्या, इफ समबडी कमिट्स क्राइम ही मस्ट बी पनिश्ड. मॉरल पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट, और यहाँ में तो डेमोक्रेटिक पनिशमेंट होगा. वो फ्यूचर का उसका अभी मत बोलिए, क्योंकि अभी जो हुआ मैं उसको ब्रीफ करने के लिए आया हूँ. वो तो सब देश ने देख चुका है. हम रीच आउट करना जरूर नहीं है. हम कोई बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस ने जो गलत काम किया है और कांग्रेस के साथ कुछ लोग थे, उनको क्या सजा देना चाहिए. पब्लिक तो वैसे गुस्सा है, महिला तो बहुत गुस्से में है. वो तो इन इफेक्ट अभी लाया ना कमेंसमेंट के लिए, प्रोसेस है. सर एक सवाल और है. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 2023 में पास हो गया था ये बिल. ये तो जो डिलिमिटेशन है उसका बिल नहीं कराया. और उसमें कंडीशन थी ना भाई. वही आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो ना समझ होने का वो कोशिश करते थे. आप उसमें क्यों? वो पुराना नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ही प्रावधान रखा है ना कि 26 के बाद सेंसस जो होगा उसमें डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे. वो तो बिल का हिस्सा है ना. अरे वो सोचते हैं कि दुनिया बेवकूफ है, ऐसा नहीं है ना. ठीक है साहब, थैंक यू. थैंक यू जी. The opposition, and now we have some big breaking news, viewers, which we are reflecting at this point of time. Breaking news coming in at this point of time. Now, amidst the face-off over the Nari Shakti bill, what's happening is that the Prime Minister has flagged the opposition, what he calls mistake, in the cabinet meeting. We have some big source-based information coming in. The Prime Minister, what did he say in the cabinet meeting? He said, basically, according to sources, that opposition has committed a grave mistake by not supporting the bill. The Prime Minister went on to say that opposition also knows the same, that this injustice which has been done to the women by them will cost them very heavily. It is in line with what the Prime Minister had said earlier in the Parliament as well. Pragya is joining us live on the broadcast. She has more details on the same. Pragya, over to you. Take us through what is it that you're picking up from your sources. What did the Prime Minister say in the cabinet meeting, when it came to the Prime Minister lashing out at the opposition, calling it a grave mistake of the opposition by not supporting the bill?
Absolutely, Meenakshi. PM in the cabinet has spoken about this particular bill, and he has said that the opposition has committed a mistake by not supporting this bill. And he also said that opposition also knows about it, and this is the injustice that has been done to the women, and that NDA, along with all the allies, should ensure that they go back to women and also take the issue to grassroots, is what the Prime Minister has said. Prime Minister believes that this is a mistake opposition also knows, and this is, very heart-breaking to see that women who have, a very crucial role in building the nation could not even get 33% of women reservation. That is why he has appealed to all the NDA allies to ensure that they go back to their constituencies, they go back to their parties and ensure that each and every is just out at the opposition party. All right, there seems to be some audio trouble there with Pragya, but Pragya was giving us basically details of what the Prime Minister said in the cabinet meeting. In sum and summation, basically the Prime Minister, according to sources, telling the cabinet that the opposition has committed a grave mistake by not supporting the bill. Prime Minister going on to say that opposition also knows the same, that this is injustice done to the women, and also asking NDA partners, all of them, saying that they should ensure they go to the women of the country, take this issue to the grassroots level. Very obvious that when it comes to this issue, it is going to be one of the biggest poll flashpoints as well. The Prime Minister emphasizing, asking the BJP leaders, also NDA partners, to take this issue to the grassroots level, highlight what the Prime Minister calls a grave mistake by the opposition party. So that's the latest coming in far as the face-off, when it comes to the Nari Shakti bill is concerned. Viewers, we have another big breaking news coming in. It is obviously a big war of words. On one hand, we are telling you what the BJP has had to say. Meanwhile, we have a very interesting post coming in from the side of MK Stalin. He has targeted whom he refers to as quote-unquote traitors, also going on to hurl friends versus traitors jibe and remark, going on to say and claim moral victory, saying that the NDA bill, BJP bill, has been defeated due to the opposition's resolve, calling it a new chapter in the history. He's also hailed his party's role in the same. Dharani, my colleague, is on the phone line. Dharani, elaborate who really is MK Stalin referring to when he talks about these traitors, says that people will teach traitors a lesson? Well, what MK Stalin refers to as the traitors here is the NDA alliance partners. So he says that if this delimitation bill had got passed in the parliament, then the southern states would have lost their representation. The representation of all the South Indian states would have come down, and despite knowing this, the NDA alliance partners in Tamil Nadu and in other southern states also, they supported this bill in the parliament, and for that reason, they are traitors, is what Chief Minister MK Stalin is telling, and he's also speaking about the unity of the India bloc. He says that only because all the opposition parties stood together in the parliament, this delimitation bill got defeated, and this unity is what has led to this victory now, is what Chief Minister is telling, and he's also urging that in the upcoming years also, only if the opposition remains united, they can defeat the BJP. This is a high time for the opposition to stay strong and to stay united, is what he sending out as a message through this tweet. So definitely MK Stalin going on to call the NJ MPs from southern part of India as traitors, and is also going on to reiterate the need for the opposition parties to stay united despite focusing much on the internal differences. Absolutely, very significant statement coming in from the side of MK Stalin, Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin. Viewers, as we were telling you, and Dharani obviously also elucidating on the same, coming to the delimitation row, which is heating up. Stalin has targeted what he calls and refers to as traitors, in fact going on to claim moral victory after the bill, the historic bill, as is being touted by the BJP, failed to pass the test of the Lok Sabha. He goes on to say, and I'm quoting him, delimitation has shown who our friends are and who the traitors are. That is a latest post coming in from the side of MK Stalin. And also, meanwhile, what we are seeing, viewers, is both sides. While the opposition is celebrating, the BJP is protesting. Listen into what the BJP leaders have had to say.
They are talking about reservation of one religion, which is not allowed by the Constitution. He fully well knows this, and he's just making political posturing. It is not allowed by the Constitution to reserve anything with respect to religion, and we will not allow it in any case. So my request to all of these people is that they should show their real face. If they care for women reservation, they should have come out yesterday and voted with their conscience, as the Honorable Prime Minister requested them to do. इनको सोचना चाहिए 127 से ज्यादा जिले जहां पर 48 लाख 49 लाख की आबादी, ये 140 करोड़ की आबादी में ये सोच के साथ चलना था, जहां 50% पे सब कुछ अग्री था। इनकी सोच ही नहीं महिलाओं को देखने की। ये पुरुष मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं कि पुरुष चलाते हैं, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। इनको पता ही नहीं कि महिलाएं आज कितनी बड़ी और कितनी बड़ी शक्ति हो चुकी हैं, जान के ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। डुअल फेसेस हैं। All right, and meanwhile, we have a breaking news coming in, viewers. So meanwhile, BJP has also launched an attack on the opposition. They are planning a massive protest right outside Rahul Gandhi's residence. As we are telling you, the protest is going to happen at 4 p.m. today. This is scoop coming in from the BJP camp. BJP planning to corner the opposition, Rahul Gandhi especially, over the bill not passing the test of the Lok Sabha. We heard what Kiran Rijiju also had to say. The BJP blaming the opposition, Rahul Gandhi and others, for the failure of this bill being able to pass the test of Lok Sabha, claiming that or calling the opposition anti-women. And on the other side, obviously, you have the opposition, which is countering the government. Opposition says that the bill to begin with was never about women or empowering women. It was basically all about delimitation, linking the government's move to the polls. So we have obviously both sides, which we are showing you. BJP's women wing is going to be holding a protest. That protest is going to happen at 4 p.m. Obviously, we have both sides of the story. On one side, we have the protests which are happening, and on the others, we have the celebrations which are also happening far as the opposition is concerned. So from the morning, we are seeing protests and celebrations. What is going to happen during the course of the day, which we are highlighting at this point of time? A march has been planned to Rahul Gandhi's residence. BJP basically planning to protest right outside Rahul Gandhi's house, attacking, directly cornering Rahul Gandhi over the Nari Shakti bill being blocked, as they are calling it, on the floor of the house. So it is going to be the BJP's women's wing. Obviously, the idea of the women's wing, women workers of the BJP protesting outside Rahul Gandhi residence, very clear. BJP trying to portray the opposition bloc, Rahul Gandhi, as anti-India, blaming them for the bill not passing. But obviously, opposition is hitting back, countering and claiming that the bill was never about the empowerment of women. I believe my colleague Shivam is live with us. Shivam, take us through what the BJP is planning today. Obviously, we are seeing, two sides, both type of scenes. Celebration far as the INDIA bloc is concerned. And on the other, we have BJP, which is planning massive protests, especially if you could elaborate on the one which they are planning right outside Rahul Gandhi's residence at around 4 p.m. today. Exactly, Manakshi. As you rightly mentioned, there will be series of protests and series of demonstrations that will be organized by the Bharatiya Janata Party, informing the entire country and setting this narrative that it was basically the Congress party and the united opposition that did not, pave the way for the women reservation to finally come into force. Today, also in the morning, we have been seeing the kind of allegations coming in from both sides. Today, Priyanka Gandhi Vadra also did a press conference and openly, explained that how for the BJP it was never about women reservation, but indirectly, changing the boundaries of the state, changing the boundaries of the constituencies, and then finally, making sure that they remain to the power. While on the other hand, from last night, we have seen the scenes that erupted outside the parliament as well. As soon as this bill was not passed, this bill failed on the, on the floor. We have seen the protests happening there. And today in the evening, it is said that the women wing of the Bharatiya Janata Party would be carrying out this protest. They will be doing a march starting from the Motilal Nehru Marg towards the Rahul Gandhi residence. This is the series of protests that will be happening. What we've been given to understand from our sources is that a meeting that happened with the various state presidents of the Bharatiya Janata Party, a message was sent that this should be the message that should be sent. All right, viewers,